हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। उसी सीरीज के अंदर आज हम जिस अधिनियम के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं उसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। महिलाओं से संबंधित जितने भी अधिनियम थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप इस अधिनियम की हमारी थ्योरी की क्लास लगाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उसमें हमारी थ्योरी की क्लास का लिंक दिया गया है। आप वहां जाकर हमारी थ्योरी की क्लास भी लगा सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था? मैंने आपको बार बार बताया है कि ये जो हमें तारीख दी होती है, ये तारीख दी होती है अधिनियम के पारित होने की। तो अधिनियम पारित कब हुआ था? 2006 के अंदर हुआ था। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि अधिनियम लागू कब हुआ था, तो अधिनियम 2007 के अंदर लागू हुआ था। 1 नवंबर 2007 हमारे पास सही आंसर है। तो उन अधिनियम को आपने खास करके याद रखना है जिनके लागू होने का साल कुछ और है और जिनके पारित होने का साल कुछ हमारे पास और है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2A, ध्यान से देखना कौन सी धारा है भाई? धारा 2A के तहत बालक किसे माना गया है? फिर बात करता हूं, क्वेश्चन आपके लिए ये भी आ सकता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के तहत बालक को परिभाषित किया गया है? तो किस धारा के तहत भाई? 2A के तहत। लेकिन हमारे यहाँ पे पूछा गया है कि बालक किसे माना गया है। तो बाल विवाह अधिनियम के तहत बालक अलग अलग उम्र के बच्चों को माना गया है। लड़की है तो अलग उम्र है, लड़का है तो अलग उम्र है। इसी क्वेश्चन को एक अलग लैंग्वेज के अंदर हमारे पिछले एग्जाम के अंदर पूछा गया था। उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2A के अनुसार विवाह योग्य उम्र किसे मानी गई है? क्या पूछा था उन्होंने पूछा था कि विवाह योग्य आयु क्या है? दोनों के लिए पूछा था उन्होंने, क्रमशः लड़के तथा लड़की के लिए विवाह योग्य उम्र क्या है? तो हम जानते हैं कि भारत के अंदर लड़का जब 21 साल का हो जाएगा तो उसे विवाह योग्य माना जाएगा, और लड़की जब 18 साल की हो जाएगी उसे हम क्या मानेंगे भाई? विवाह योग्य। तो 21 साल से कम का लड़का तथा 18 साल से कम की लड़की क्या होगी भाई? हमारे लिए इस अधिनियम के तहत बालक हैं। तो मैंने आपको बार बार कहा है, बालक की परिभाषा अलग अलग अधिनियम के अंदर अलग अलग दी गई है। लड़का कितने साल का? 21 साल का, लड़की 18 साल की। यहाँ तक कि हमारा जो इस बार का जो मानसून शीतकालीन सत्र था, उस शीतकालीन सत्र के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था, विधेयक लाया गया था, जिसमें लड़के तथा लड़की दोनों के लिए विवाह योग्य उम्र को 21 साल करने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन वो प्रस्ताव संसद के द्वारा पास नहीं किया गया। उससे पहले संसद में वोटिंग करवाई जाती, उससे पहले उसे संसदीय समितियों के पास सिफारिश के लिए भेजा गया है। इसलिए अभी तक वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम होगा उससे पहले तक भी प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो आपके एग्जाम तक आपने यही उम्र याद रखनी है, लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल। आने वाले फ्यूचर के अंदर हो सकते हैं दोनों के लिए 21 साल कर दी जाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2B के तहत बाल विवाह किसे माना गया है? देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है? तो कौन सी धारा में भाई? धारा 2B के अंदर। और हमने हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि धारा 2B के अंदर बाल विवाह किसे माना है? ऐसा विवाह जिसमें लड़का बालक हो, ऐसा विवाह जिसमें लड़की बालक हो, ऐसा विवाह जिसमें लड़का व लड़की दोनों बालक हो, ऐसा विवाह जिसमें लड़के या लड़की दोनों में से कोई भी एक या दोनों बालक हो। सबसे सही परिभाषा हमारे पास ये बैठती है भाई, जिसके अंदर लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी एक बालक हो या दोनों ही बालक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? बाल विवाह कहेंगे। तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा भाई? डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2E के अनुसार जिला न्यायालय किसे माना गया है? फिर वही बात, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के तहत जिला न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है? तो कौन सी धारा के तहत भाई? 2E के तहत। भाई इनको ना हिंदी में भी लिखा जा सकता है 2 अड़, ए को
कै, बी को ख, सी को गै, यहाँ पर ए बी सी शुरू होती है और वहाँ पे क्या शुरू होते हैं भाई, कै ख गै शुरू होते हैं। तो आप हिंदी के अंदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहीं आप कंफ्यूज नहीं होना यदि हिंदी के अंदर आपके भी लिखे हुए आ जाते हैं। तो 2E के तहत जिला न्यायालय किसे माना गया है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो जिला न्यायालय माना गया है कुटुंब न्यायालय को, सेशन न्यायालय को, सिविल न्यायालय को या आपराधिक न्यायालय को। तो इसका हमारे पास उत्तर है भी कुटुंब न्यायालय को, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं फैमिली कोर्ट। तो यदि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैमिली कोर्ट है तो वहां पर हमारे लिए जिला न्यायालय किसको कहेंगे भाई, फैमिली कोर्ट को ही कहेंगे। लेकिन मान लो यदि किसी कोर्ट के अंदर फैमिली कोर्ट नहीं है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहां का जो हमारे पास प्रधान सिविल न्यायालय जो होता है, वहां का हमारे पास प्रधान सिविल न्यायालय जो होता है, जिसको सीजीएम कोर्ट भी कहते हैं, तो प्रधान सिविल न्यायालय को हम क्या मानेंगे भाई, जिला न्यायालय मानेंगे। ध्यान रखना, जिला न्यायालय को जिला न्यायालय नहीं माना गया है। इसके तहत या तो फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय माना गया है या किसको माना गया है भाई, प्रधान सिविल न्यायालय को जिला न्यायालय माना गया है। वो कब, वो तब जब हमारे पास फैमिली कोर्ट नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बाल विवाह को माना गया है, क्या माना गया है भाई, शून्य विवाह, शून्य करणीय विवाह, अवैध विवाह या उपरोक्त सभी। नहीं भाई, शून्य विवाह नहीं माना गया, इसको क्या माना गया है, शून्य करणीय विवाह माना गया है। शून्य करणीय का मतलब है कि उस विवाह को शून्य करवाया जा सकता है, जीरो नहीं है वो विवाह जीरो नहीं है, उसकी लीगलिटी है, लेकिन उस विवाह को शून्य करवाया जा सकता है। और शून्य कौन करवा सकता है भाई, शून्य करवा सकता है जो नाबालिग पक्षकार है। जो कौन है भाई, नाबालिग पक्षकार है वो। मान लो लड़का जो है वो 18 साल से 21 साल से कम का था, ठीक है ना, और जब लड़का 21 साल का होता है तब उसे पता चलता है यार मेरा जो विवाह हुआ था गलत हुआ था। तो जैसे ही नाबालिग पक्षकार बालिग होता है तो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने विवाह को शून्य करवा सकता है। इसी प्रकार से मान लो लड़की जो है वो 18 साल से कम उम्र की लड़की थी, उसकी शादी करवा दी गई, और जब वो 18 साल की होती है तो उसे एहसास होता है कि यार मेरी शादी गलत करवा दी गई, मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो उसके पास अधिकार है कि वो उस विवाह को रद्द करवा सकता है। शून्य का मतलब होता है रद्द करवाना, तो शून्य करने का मतलब क्या है कि वो विवाह रद्द तो नहीं है, जीरो नहीं है, लेकिन उसे रद्द करवाया जा सकता है। यदि रद्द करवा दिया तो रद्द हो जाएगा, यदि रद्द नहीं करवाया तो वो विवाह कंटिन्यू रह सकता है, लगातार जारी रह सकता है। इसे हम बोलते हैं शून्य करणीय विवाह। तो धारा 3 कहती है कि विवाह कौन सा है, बाल विवाह शून्य करणीय विवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के तहत, धारा पूछी गई है भाई हमसे, किस धारा के तहत बाल विवाह में बंधन में आने वाली महिला की भरण पोषण तथा निवास के संबंध में उपबंध किए गए हैं। क्वेश्चन हमें कहता है कि कौन सी धारा है जो भरण पोषण के बारे में बात करती है। मान लो बाल विवाह करवाया था और बाल विवाह को रद्द करवा दिया गया, तो जो महिला थी अब उसका भरण पोषण कौन करेगा, उस महिला को अब आवास कौन देगा। तो इसके बारे में हमारे पास प्रबंध किए गए हैं। कौन सी धारा के तहत भी, धारा नंबर 4 के तहत प्रबंध किए गए हैं। सही उत्तर हमारे पास बी है। आगे किया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला के भरण पोषण एवं निवास के संबंध में आदेश किसे दिया जा सकता है। धारा 3 नहीं है भैया, धारा 4 है। धारा 4 के अंदर बताया गया है कि भरण पोषण के आदेश किसे दिए जा सकते हैं। तो मैंने अभी जो आपको बताया ना कि धारा 4 के अंदर भरण पोषण के लिए बात कही गई है, तो धारा 4 का ही पूछा गया कि धारा 4 के तहत भरण पोषण के आदेश किसे दिए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। पहला, विवाह के पुरुष पक्षकार को। डेफिनेटली भाई जिस व्यक्ति के साथ, जिस लड़के के साथ आपकी शादी हुई थी उसको आदेश दिया जा सकता है कि इसका भरण पोषण भत्ता इसको दो। नहीं, यदि वो मान लो पुरुष पक्षकार जो है जिस लड़के से आपकी शादी हुई थी वो भी नाबालिग है तो उसके माता पिता को कहा जा सकता है। यदि माता पिता नहीं है तो उसके संरक्षक को कहा जा सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो उत्तर हमारा सही क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हमारे पास क्या है, उपरोक्त सभी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बाल विवाह से जन्मे बच्चों की, अब देखो पीछे तो बात थी कि बाल विवाह करने वाली महिला का भरण पोषण की, अब बात हो रही है बाल विवाह के तहत यदि किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा और उस बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, इसके बारे में हमारे पास उपबंध कौन सी धारा में किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास सही उत्तर है धारा नंबर 5 के तहत।
धारा नंबर 5 के तहत न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि उस बच्चे के भरण पोषण के लिए भी प्रावधान कर सकता है, साथ ही साथ ये भी बता सकता है कोर्ट कि उस बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी। सामान्यतः ऐसा होता है जब तक बच्चा 5 साल तक का होता है तो 5 साल तक की आयु तक बच्चे की कस्टडी रहती है माँ के पास, और जैसे ही बच्चा 5 साल से बड़ा हो जाता है तब कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए उसे माँ के पास रखा जाए या पिता के पास रखा जाए। जैसा कोर्ट को उचित लगता है वैसा कोर्ट अपना जजमेंट देता है। तो हमारा इसका आंसर क्या है भी धारा नंबर 5 के तहत। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा नंबर 6। अब देखो धारा नंबर 6 की बात की जा रही है। धारा 6 के अनुसार बाल विवाह के तहत जन्मे बच्चे की धर्मजता मतलब कि कानूनी मान्यता क्या होती है। यदि बाल विवाह के तहत जो बच्चे ने जन्म लिया है उस बच्चे को हम क्या कहेंगे, जायज संतान कहेंगे, नाजायज संतान कहेंगे, अनाथ संतान कहेंगे या अवैध संतान कहेंगे। तो इसका हमारे पास उत्तर है, इसका उत्तर है जायज संतान। जायज भी कहा जा सकता है और धर्मज भी कहा जा सकता है। उस बच्चे के पिता की जगह हमेशा उसके उसी पिता का नाम लिखा जाएगा जिससे वो पैदा हुआ है, माता की जगह हमेशा उसी माता का नाम लिखा जाएगा जिससे वो पैदा हुआ है। यहाँ तक कि उसे अपने माता पिता की संपत्ति के अंदर भी उसको क्या है भाई अधिकार होगा, इसलिए उसे क्या कहा गया है, जायज संतान कहा गया है। गलती आप बच्चे की क्या गलती थी, बच्चा पैदा हुआ, गलती तो माँ बाप की थी कि उनका क्या हुआ भाई, बाल विवाह हुआ। तो बाल विवाह से कोई भी बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा भाई, जायज बच्चा कहलाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में परिवाद कहाँ के न्यायालय में पेश किया जा सकता है कि यदि आप बाल विवाह के तहत परिवाद पेश करना चाहते हो इसको रद्द करवाने के लिए, तो आपके कहाँ के कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, जहां पर बालक निवास करता है। डेफिनेटली जहां के पर बालक निवास करता है, चाहे बालक लड़का है तो जहां लड़का निवास करता है, बालक लड़की है तो चाहे लड़की निवास करती है तो वहां पे जाया जा सकता है, कोई दो राय नहीं। दूसरा, जहां पर विवाह का अनुष्ठान हुआ था, ये भी ठीक है, जहां पर आपका विवाह संपन्न करवाया गया था, अनुष्ठान करवाया गया था, तो वहां के कोर्ट के पास भी आप जा सकते हो। तीसरा, जहां विवाह के पक्षकार अंतिम बार निवास में रहे हो, ये भी बिल्कुल सही है भाई, तीनों ही बातें सही है। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या होगा, उपरोक्त सभी स्थानों के ऊपर। 10वें का उत्तर क्या है भाई, डी हमारे पास उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा नंबर 9, धारा नंबर 9 की बात हो रही है। धारा नंबर 9 के अंदर यदि कोई वयस्क, वयस्क का मतलब है 18 साल से बड़ा लड़का, यदि कोई वयस्क लड़का 18 साल से बड़ा लड़का यदि क्या करता है भाई, बाल विवाह करता है, तो उसके लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई 18 साल से ज्यादा उम्र का लड़का है, मतलब 18 साल से लेके 21 साल तक का लड़का है, तो उसे हम क्या मानेंगे, वयस्क लड़का मानेंगे। 18 साल से कम के लड़का विवाह के लायक नहीं है, हम जानते हैं। 21 साल से छोटा लड़का है, विवाह के लायक नहीं है, हम ये जानते हैं। लेकिन 18 साल की उम्र में हम उसे क्या मानते हैं, अडल्ट हो गया है। तो 18 साल से ज्यादा का लड़का है और 21 साल से छोटा लड़का है, यदि उसने क्या कर लिया, बाल विवाह कर लिया, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। और कितनी सजा का प्रावधान है भाई, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है बी, 2 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख, देखो भाई बहुत ज्यादा जुर्माना है, 2 लाख तक का कठोर कारावास, या बीच में देखो और लिखा हुआ है, या लिखा गया है, या तो आपको 2 साल तक का कारावास हो सकता है, कारावास कौन सा भाई, कठोर कारावास हो सकता है, या आपके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है, या आपको दोनों दिए जा सकते हैं। आपको सजा भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दोनों दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक ऐसी ही धारा हमारे पास धारा नंबर 10 है, बाल विवाह प्रतिषेध की धारा नंबर 10, यहाँ पे भी सजा की बात की गई है। धारा 10 के अनुसार बाल विवाह का अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति के लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो बाल विवाह को संपन्न करवाता है, बाल विवाह को संपन्न करवाने वाला कोई भी हो सकता है, बालक का रिश्तेदार हो सकता है, बालक का सगा संबंधी हो सकता है, यहाँ तक जो पंडित बाल विवाह को संपन्न करवाते हैं उसको भी क्या दिया जाता है, भी दंड दिया जाता है। और पूछा गया है बाल विवाह का अनुष्ठान करवाने वाले व्यक्ति को किस प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा यहाँ पर जुर्माना लगेगा ही लगेगा। कितना जुर्माना भाई, 1 लाख तक का जुर्माना। तो यदि आप किसी बाल विवाह के अंदर शामिल भी होते हो ना, तो भी आपको सजा मिल सकती है। बाल विवाह के अंदर शामिल होने को भी क्या माना गया है, बाल विवाह का अनुसंधान करवाना। तो क्वेश्चन नंबर 12, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा नंबर 11 के अनुसार, देखो यहाँ पे हमारे पास धारा नंबर 11 में फिर एक अपराध की बात की गई है। लगातार 3 धाराएं हमारे पास होगी, धारा नंबर 9 के अंदर भी सजा है, धारा नंबर 10 के अंदर भी सजा है, धारा नंबर 11 के अंदर भी सजा है। धारा 11 के अनुसार बाल विवाह को संवर्धन करना, बढ़ावा देना, यदि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह को बढ़ावा देता है, बाल विवाह का बहुत
महिमा मंडन करता है, बढ़ावा देता है किसी भी तरीके से, तो बाल विवाह को बढ़ावा देने वालों के लिए भी क्या किया गया, दंड का प्रावधान किया गया है। और उनके लिए ठीक वही दंड का प्रावधान किया गया है जो बाल विवाह का अनुसंधान करवाने वालों के लिए था। 2 साल तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख तक का क्या है भाई, जुर्माना। तो किसी भी बाल विवाह के अंदर शामिल होने से पहले कई बार सोचना, आपको भी सजा हो सकती है, आप भी क्या कर रहे हो भाई, अपराध कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा नंबर 15 के अंदर बताया गया है कि जो ये अपराध हो रहे हैं ये किस प्रकृति के अपराध है, अपराधों की प्रकृति क्या है। तो आप जानते हो संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। प्रकृति क्या होती है भाई, एक होते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वे अपराध जिनके अंदर आपको पुलिस के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके विपरीत हमारे पास क्या होता है, असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध के अंदर यदि आपको गिरफ्तार करना है तो वारंट होगा तभी गिरफ्तार किया जा सकेगा। इसी तरह से एक हमारे पास कौन सा अपराध होता है भाई, जमानतीय अपराध। जमानतीय अपराध क्या होता है, वो अपराध जिनके अंदर जमानत आपका अधिकार है, आप अधिकार स्वरूप जमानत ले सकते हो। और एक होता है हमारे पास अजमानतीय अपराध, जिनके अंदर जमानत हमारा अधिकार नहीं है। कोर्ट की मर्जी है आपको जमानत दे और कोर्ट की मर्जी है आपको जमानत नहीं दे। तो यदि बाल विवाह अधिनियम के तहत हम बात करते हैं तो ये हमारे पास अपराध है संज्ञेय तथा अजमानतीय प्रकृति के। कौन सी है भाई, संज्ञेय तथा अजमानतीय प्रकृति के हमारे पास अपराध हैं। बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, इंपॉर्टेंट है भाई, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है, इंपॉर्टेंट है। इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है उसकी नियुक्ति कौन सी धारा के तहत की जाती है। धारा 12 के तहत, 14 के तहत, 16 के तहत, 18 के तहत। सही आंसर हमारा है धारा नंबर 16 के तहत। धारा नंबर 16 कहती है कि ये क्या होगा भाई, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की अंदर नियुक्त किए गए बाल प्रतिषेध अधिकारी के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। ड्यूटीज ऑफ द बाल प्रतिषेध अधिकारी जो हमारे पास है उसकी ड्यूटी हमारे पास क्या है, पहला बाल विवाह के अनुसंधान का निवारण करना, बिल्कुल सही भाई। बाल विवाह कहीं पर हो रहा है तो उसके अनुसंधान को रोकना इसका काम है। दूसरा, बाल विवाह यदि हो गया है तो बाल विवाह के संबंध में साक्ष्य एकत्रित करना कि बाल विवाह हुआ था, ये भी इसका काम है। और बाल विवाह रूपी बुराई के बारे में जनता को जागरूक करना भी इसका काम है। तो इसका हमारे पास उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 16वें का उत्तर क्या है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में किस धारा में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को लोक सेवक माना गया है। जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है ना भाई, ये लोक सेवक होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। पब्लिक सर्वेंट किसे कहते हैं, भारतीय दंड संहिता जिसको हम बोलते हैं आईपीसी की धारा नंबर 21 के अंदर बताया गया है पब्लिक सर्वेंट क्या है। बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा इसकी दी गई है। तो जो बाल प्रतिषेध अधिकारी हमारे पास होगा वो लोक सेवक होगा। हम क्वेश्चन पूछा गया है कि इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंदर ऐसा बताया गया है कि बाल प्रतिषेध अधिकारी लोक सेवक होता है। तो इसका सही उत्तर है धारा नंबर 17 में। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनता है। धारा नंबर 17 के तहत ऐसा बताया गया है। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह को रोकने के लिए व्यादेश देने की शक्ति। व्यादेश होता है भाई, आपको तुरंत आदेश दे दिया जाता है कि बाल विवाह की पता चला कि कहीं बाल विवाह होता है तो कोर्ट आपको आदेश देता है कि उस बाल विवाह को क्या कर दो भाई, रुकवा कर दो। कोर्ट के आदेश को आपको मानना पड़ेगा। तो यही पूछा गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह को रोकने का व्यादेश देने की शक्ति न्यायालय को किस धारा के तहत प्रदान की गई है। कौन सी धारा के तहत न्यायालय बाल विवाह को रुकवा सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारे पास है सी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा नंबर 12 जो है वो कोर्ट को ये पावर देती है कि वो बाल विवाह को रुकवाने के लिए व्यादेश, अंतरिम आदेश जिसको बोला जाता है, अंतरिम आदेश, इंजेक्शन दे सकता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह के लिए दंडित किया जा सकता है। किसको दंडित किया जा सकता है ये पूछा है भाई, वयस्क पुरुष को, वयस्क महिला को, वयस्क पुरुष तथा वयस्क महिला दोनों को, इनमें से किसी भी नहीं को। हमने अभी देखा था धारा के अंदर कि यदि जो वयस्क पुरुष है
वो यदि शादी करता है धारा नंबर 9 के तहत उसके लिए सजा का प्रावधान हमने देखा था, 2 साल तक की सजा उसको मिल सकती है, या उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, या उसको दोनों दिए जा सकते हैं, सजा और जुर्माना। तो वहां पर सजा केवल और केवल वयस्क पुरुष के बारे में बात की गई थी, वयस्क महिला का वहां पर कोई जिक्र नहीं था। तो इसका हमारे पास उत्तर क्या होगा, केवल और केवल ए उत्तर है। वयस्क पुरुष को हमारे पास क्या मिल सकती है, अभी सजा मिल सकती है यदि उसने बाल विवाह किया है। तो लास्ट में क्वेश्चन हम हर अधिनियम में पढ़ते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत नियम बनाने की पावर जो है किस सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, समुचित सरकार के पास, या केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास। तो इसका हमारे पास जो बिल्कुल सही आंसर है वो है राज्य सरकार के पास। कौन सी सरकार के पास है भाई, राज्य सरकार के पास ये पावर है कि राज्य सरकार इस अधिनियम की अच्छी तरह से क्रियान्वित हो, इसके लिए कानून बना सकती है। तो ये हमारे पास वो संभव क्वेश्चन थे जो हमारे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, उसी लैंग्वेज में हमने करने की कोशिश की है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना जो बाल विवाह के ऊपर या महिला तथा बाल अपराध के ऊपर अच्छे क्वेश्चन की तलाश कर रहे हैं। मिलते हैं कल एक नई अधिनियम के प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।